हेलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अनमोल ज़िंदगी उपन्यास का भाग 4। इधर आशा को जब होश आता है तो वह देखती है कि उसके पेट में टाँके लगे हुए हैं। वह बेड में पड़ी है, वह चलने के हालत में भी नहीं है। वह इधर उधर देखने की कोशिश करती है लेकिन ज़्यादा हिल भी नहीं पाती। उसे चारों तरफ सिर्फ बेड में मरीज पड़े हुए दिखाई देते हैं। हर मरीज को कुछ न कुछ दिक्कत रहता है। उसके बगल के बेड में एक लड़की बैठी हुई रहती है जिसके पेट में भी ऑपरेशन हो चुका रहता है। वो लड़की आंसू को देखकर प्यार से मुस्कुराती है। आज उस लड़की को घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाती है। आशा उससे पूछती है, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर हैं। वह लड़की आशा को बताती है, यह सरकारी अस्पताल है और आज मैं डिस्चार्ज हुई हूँ और यहाँ मेरा कुछ काम बचा हुआ है। उसके बाद शाम में मैं अपने घर चली जाऊँगी। इतना बताकर वह आशा से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ कैसे आई और क्यों आई हो। आशा बहुत निराशा से कहती है, नहीं। वह लड़की उठकर धीरे धीरे चलते हुए आशा के पास आकर बैठ जाती है। वह आशा को अपना नाम शबनम बताती है और कहती है, हमारा एक छोटा सा चाट का दुकान है। मैं अपने नाना के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू बचपन में ही गुजर गए। भाईजान और भाभी ने बड़े होने पर निकाह करा के भेज दिया। मेरा शौहर शराबी था, रोज़ मुझे मारपीट करता था और हमेशा गंदी गंदी गालियाँ देता था। इसलिए मैंने ही उसका घर छोड़ दिया। वहाँ से आने के बाद मुझे कोई भी नहीं पूछता था। किसी को भी मुझसे बात तक करना पसंद नहीं था। मेरे नाना अकेले थे, नानी पहले ही चल बसी थी, तो नाना ने मुझे अपने पास रख लिया। मेरे मामा मामी तो सभी हैं लेकिन सबने नाना को छोड़ दिया और वह दूसरे शहर में रहते हैं। फिर मैं कुछ दिनों के बाद इस शहर में नाना के साथ आई। उनके साथ मिलकर चाट बेचने लगी। अपने बारे में यह सारी बातें कहने के बाद वह बताती है, दरअसल मेरे पेट में पथरी हो गया था जिसे ऑपरेशन से निकाला गया। मुझे अब ठीक होने में महीने लगेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे कुछ महीनों के लिए अपने चाट की दुकान को बंद करना पड़ेगा। शबनम आशा को अपनी सारी कहानी सुना देती है। शबनम के बारे में सब कुछ सुनने के बाद आशा को लगता है सबके जीवन में कष्ट होता है, सबको दुखी रहना पड़ता है, फिर भी अपनी अपनी जगह पर सभी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यह सब सोचते हुए आशा अपने बारे में कुछ भी शबनम को नहीं बताती। शबनम आशा को पूछती भी है लेकिन आशा कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद शबनम आशा को हमदर्दी दिखाते हुए कहती है, लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए तुम कुछ बताना नहीं चाहती। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। शबनम की यह बात सुनकर आशा रोने लगती है। शबनम उसे रोते देख तुरंत ही गले से लगा लेती है और प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहती है, ठीक है, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद शबनम थोड़ी देर में नर्स को आशा के पास लेकर आती है और नर्स से पता चलता है कि आशा कहीं रोड पर गिरी हुई पड़ी मिली थी। किसी आदमी ने इसे अस्पताल में लाकर छोड़ा। डॉक्टरों के जांच से पता चला कि किसी जाल फांस के द्वारा इसकी किडनी निकाली गई है और ये गर्भवती भी थी। इस वजह से शायद इसका बच्चा भी नहीं रहा। नर्स आशा के साथ हुए घटना को बताकर वहां से वापस चली जाती है। आशा अपने बारे में यह बातें जानते ही बहुत डर जाती है और बहुत घबरा जाती है। वह बहुत ज़्यादा तड़प तड़प कर रोती है, लेकिन अपने पेट में लगे टाँकों की वजह से वो खुलकर रो भी नहीं पाती। आशा को देखकर शबनम को बहुत बुरा लगता है। शायद इसलिए उसे छुट्टी मिलने के बावजूद भी वह उस दिन घर नहीं जाती, क्योंकि वह आशा को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती। शबनम आशा को अस्पताल में छुट्टी मिलने तक वहीं पर आशा के पास रुक जाती है। आशा को शबनम का अपनापन देखकर बहुत राहत मिलता है। फिर शबनम आशा को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अपने साथ अपने घर लेकर आती है। अपने नाना को समझाते हुए कहती है, इसके साथ बहुत बुरा और बहुत गलत हुआ है और इस शहर में इसके साथ कोई अपना भी नहीं है। आशा को बिना कुछ बोले बताए ही अपने बारे में शबनम को इतनी गहराई से समझते बोलते हुए देखकर शबनम पर पूरा भरोसा हो जाता है। अपने नाना से कहने के बाद शबनम आशा से कहती है, तुम जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तब तक तुम हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो।
शबनम की बातों को मानकर उसके नाना भी हामी भरते हुए आशा के सर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, हमें अपना ही समझो बेटी और फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शबनम और उसके नाना आशा को किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते। आशा उनके घर में रोज होने वाले सारे कामों को ध्यान से देखती। वह एक जगह में बैठी रहती और थोड़े मोड़े काम जो घर का वह कर पाती उसमें उनका हाथ बटाती। शबनम का घर मेन चौक में रहने की वजह से वे अपनी चाट की दुकान अपने घर के बाहर लगाया करते हैं। उनके दुकान का सारा मटेरियल घर पर बना करता है। एक बूढ़ी नौकरानी भी मदद के लिए आया करती है। शबनम और उसके नाना मिलकर अपनी दुकान चलाते हैं। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। आशा पहले से बेहतर और ठीक हो जाती है। अब वह अच्छे से सब कुछ कर सकती है। उसे लगता है कि कुछ करना चाहिए, इसलिए आशा शबनम और नाना पर बोझा बनना नहीं चाहती। इसलिए वो उनके पास जाती है और अपना हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उनसे कहती है, आप लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दिया, इतना प्यार और अपनापन दिया। मैं हमेशा आप लोगों की आभारी बनकर रहूँगी। ज़िंदगी में कभी भी मुझे आप लोगों के लिए कभी भी कुछ करना पड़ेगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश लगाऊंगी उस चीज़ के लिए। इतना कहते हुए आशा उनसे अपनी जाने की बात करती है। शबनम और नाना कहते हैं, अभी तुम कहाँ जाओगी इस नए शहर में और क्यों? आशा उनसे कहती है, अब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और आप दोनों पर कितने समय तक भार बनकर रहूँगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आशा की मन की बात सुनकर शबनम मुझसे कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम ढूंढकर पता लगाती हूँ। इस नए शहर में तुम कहाँ जाओगी? अभी तुम यहीं रुको, उसके बाद जब इस शहर में तुम थोड़ी घुल मिल जाओगी तो तुम्हें जो सही समझ में आएगा वो तुम आगे करना। आशा शबनम की बात समझकर उसकी बातें मान जाती है। 10-12 दिन के बाद शबनम को एक मिक्सचर फैक्ट्री में काम पता लगता है। वह आशा को वहाँ पर काम दिलवा देती है। आशा को वहाँ लिखा पढ़ी वाला काम में रखा जाता है। आशा को वहाँ रोज़ 150 रुपये मिलते हैं, जिसे वो संभाल कर अपने पास रखती है। इसी तरह से और 6 महीने बीत जाते हैं। आशा उस नए शहर में अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। फिर आशा भगवान को भी ज़्यादा कोसना बंद कर देती है। आशा का अपने काम में हिसाब किताब और देख रेख सही तरह से रहता है। वह बातचीत भी अच्छे ढंग से कर लेती है, जिसके कारण लोगों का संपर्क उससे जल्दी हो जाता है। आशा की अच्छाई और सच्चाई को देखकर उसकी मालकिन उससे बहुत खुश हो जाती है। महीनों से आशा को अपने मिक्सचर फैक्ट्री में काम में रखकर वह अच्छे से आशा को जान जाती है और आशा को अपनी ही एक सहेली के यहाँ मेडिकल में काम दिलवाने को सोचती है। दरअसल उसकी एक सहेली को भरोसेमंद और समझदार स्टाफ की ज़रूरत थी और उसने स्टाफ वाली बात इनसे यानी मिक्सचर फैक्ट्री की मालकिन से कहा हुआ होता है, इसलिए यह आशा को वहाँ काम में भेजना चाहती है। आशा के मालकिन के सहेली का बेटा एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। उसकी पूरी पढ़ाई बाहर से हुई होती है। वे बहुत बड़े लोग होते हैं। उनके परिवार में सिर्फ 2 ही थे, एक माँ और एक बेटा। वे बहुत सख्त और अच्छे लोग होते हैं। बहुत ऊंची पहुंच होते हुए भी और बाहर से पढ़ाई पुरस्कार मिलने के बावजूद भी वे दोनों माँ बेटे के मन में किसी प्रकार का कोई भी घमंड नहीं होता। वे अपने शहर में ही अस्पताल खोलकर इलाज करना पसंद करते हैं और गरीब असहाय लोगों की मदद भी करते हैं। आशा की मालकिन अपने सहेली के मेडिकल में आशा को काम दिलवा देती है। फ़ोन में अपने सहेली से बात करने के बाद मेडिकल में आशा को काम करने के लिए 4000 रुपये दिए जाने की बात होती है। लेकिन आशा की मालकिन आशा से कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना होगा, क्योंकि मेरे सहेली का घर और मेडिकल वगैरह दूसरे शहर में है। आशा अपनी मालकिन को दयालु और अच्छी मानती है और उनके व्यवहार को भी बहुत पसंद करती है। उतने महीने में काम करते करते वो उन्हें समझ चुकी थी।
और उन पर बहुत विश्वास भी करती है। आशा की स्थिति के बारे में उनकी मालकिन को कुछ कुछ पता होता है। वह जानती है कि उसका जीवन बहुत कठिन था। उसने अपने बीते दिनों में बहुत कुछ सहा है और शायद इसलिए उसे शहर में अकेले रहकर काम करना पड़ रहा है। वह समझती है कि आशा बहुत साहसी और मेहनती लड़की है। यही सोचकर उसने आशा को मेडिकल की नौकरी के साथ एक छोटा सा कमरा और उसकी ज़रूरत की कुछ सामान दिलवाने की बात आशा से कही। मालकिन फैक्ट्री में 3 बजे ही आती थी। आशा अपनी मालकिन की बात मान जाती है और वो बहुत खुश भी होती है, यह सोचते हुए कि 4,000 रुपये में वो पैसे बचाकर अपने माँ बाबूजी को भेज सकती है और उनकी मदद भी कर पाएगी। उसे अपनी मालकिन पर भी पूरा भरोसा होता है। फिर आशा शाम को घर जाती है। उसके बाद शबनम से गले लगकर शबनम और उसके नाना को दूसरे शहर में अपनी नए काम मिलने वाली सारी बात बताती है। उसे शबनम और नाना को छोड़ के जाने से बहुत दुख होता है, परंतु वह उनसे कहती है कि हमेशा छुट्टी में मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आया करूँगी। शबनम और उसके नाना आशा की पूरी बात जानकर बहुत खुशी दिखाते हैं। रात में सब मिलकर खाना खाते हैं, फिर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के शायद 11 बज रहे होते हैं। आशा सोचती है कि मैं जाने से पहले अपने रखे हुए पैसों से नाना और शबनम के लिए 2 महंगी अच्छी सामान खरीदकर उन्हें देकर जाऊंगी ताकि उन्हें अच्छा लगे। इसके बाद वह अपने भगवान से बातें करती है। वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। उसे रात को नींद ही नहीं आती। वह बहुत उत्सुक होती है अपने नए काम से पैसे कमाकर अपने माँ बाबूजी की मदद कर सकने को लेकर और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाने को सोचकर। वो भगवान से कहती है, सच में आप मेरे साथ हो, पास में हो और सब कुछ देख रहे हो, इसलिए आपने मुझे एक नया काम दिलवाया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अगर मैं जब दिनेश के साथ थी तब ही परेशान होकर अपनी जान दे देती होती तो मुझे आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। मुझे माफ़ कर दो भगवान, मैं आगे खुश रहने की कोशिश करूँगी और गलत करने के लिए कभी नहीं चाहूँगी। बस आप हमेशा मेरे साथ देना। मेरे साथ बहुत हो गया गलत और बुरा, अब कुछ बुरा मत होने देना भगवान। यही बोलते हुए आशा अपने बिस्तर में सोए सोए दीवार पर लगी हुई भगवान की तस्वीर को देख रही होती है। तभी एक मोटरसाइकिल की आवाज़ उसके कमरे के बाहर से गुजरते हुए सुनाई देता है। वैसे तो शबनम का घर मेन रोड पर होने के कारण वहाँ पर दिन भर से लेकर आधी रात तक गाड़ियाँ आती जाती रहती है, लेकिन उस वक्त वह मोटरसाइकिल की आवाज़ शबनम के घर के पीछे वाले गेट पर आकर रुक जाती है। थोड़ी देर तक पूरा माहौल शांत रहता है। आशा चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सुनती रहती है। उसके कुछ समय बाद शबनम आशा के पास आती है और आशा को 2-3 बार आवाज़ लगाती है। आशा शबनम की आवाज़ को सुनकर सोचती है कि परसों तो मुझे जाना ही है, तो जाते जाते मुझे एक बार शबनम से मजाक करना ही चाहिए। इसलिए वो शबनम से गहरे नींद में होने का नाटक करती है। शबनम आशा को हिला डुला कर देखती है और लेकिन आशा का कोई भी होश हवास नहीं दिखता। शबनम को लगता है कि दिन भर काम करते करते ये थकी हुई है, तो गहरे नींद ने इसे जकड़ लिया है। फिर शबनम अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद आशा सोचती है कि उसने शबनम के साथ कुछ ज़्यादा ही मजाक कर लिया, इसलिए वह शबनम को एक बार देखने के लिए चाहती है कि वह अभी जगी है या फिर सो गई। आशा धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में जाने के लिए उसके कमरे के पास जाती है तो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा बंद है। उसके कमरे के अंदर से खुसुर फुसुर की आवाज़ें आ रही होती है। आशा सोचती है कि शायद शबनम अपने दोस्त से फ़ोन में बातें कर रही होगी, क्योंकि उसने कभी कभी शबनम को फ़ोन में किसी लड़के से कई बार बातें करते हुए देखा था और आशा के पूछने पर उसने अपना नाम एक अच्छा दोस्त है कहकर बताया। यही सोचते हुए आशा आ ही रही होती है तो उससे दरवाजे पर झाड़ू गिरा हुआ दिखता है। आशा झाड़ू को उठाकर अच्छे से रखती है, तभी उसे वहाँ पर 2 आदमियों के जूते दिखाई पड़ते हैं।
उन जूतों को देखकर वो सोचती है कि ऐसे जूते तो यहाँ घर में कोई पहनता ही नहीं, आखिर किसके होंगे ये जूते। उसके बाद वह दरवाजे के छेद से बाहर देखती है तो सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। उसे याद आता है, वो समझ जाती है कि थोड़ी देर पहले इसी मोटरसाइकिल की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी थी। आशा का दिमाग खटकता है। वह शबनम के कमरे के बाहर वाले कोने में एक कुर्सी लगाकर धीरे से छज्जे में चढ़ जाती है। फिर वो वेंटिलेटर के छेद से देखती है तो शबनम के कमरे में उसके नाना और 2 आदमी बैठे हुए होते हैं। शबनम के नाना एक मचिए पर बैठे होते हैं। शबनम दरवाजे के पास कुर्सी पर होती है और वो दोनों आदमी पलंग में बैठकर सभी चाय पी रहे होते हैं। वे सभी मिलकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। आशा अपने हाथ की घड़ी में समय देखती है तो रात के 12 बज चुके होते हैं। वो सोचती है कि ये लोग मुझे बिना बताए इतनी रात में क्या बातें कर रहे हैं और दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। तभी वो उनकी बातें ध्यान से सुनती है। शबनम कहती है, अब आशा पूरी तरह से ठीक हो गई है और दूसरे शहर में काम करने के लिए जा रही है। हमने उसे इसी दिन को देखने के लिए रखा था क्या? शबनम के नाना उन आदमियों से कहते हैं, तुम लोग अब आशा को ले जा सकते हो। उनमें से एक आदमी कहता है, शबनम तुमने आखिर इतनी सुंदर लड़की को अपने जाल में फंसाया कैसे? शबनम कहती है, हाँ वह एक बहुत बड़ा नाटक था। दरअसल जिस गांव से ये लड़की लाई गई थी वहाँ के एक डॉक्टर से मेरी गहरी दोस्ती है। पहले भी उस डॉक्टर ने मुझे 2-3 लड़कियों से संपर्क कराया था जिनके साथ भी कुछ न कुछ हुआ था। किसी के साथ बलात्कार हुआ था तो कोई किसी की बड़ी बीमारी थी। उन लड़कियों के गरीब घर से होने के कारण उनके आगे पीछे कोई रहता नहीं, तभी तो हम जैसे लोग बाजी मार लेते हैं। उसी डॉक्टर के पास आशा को आपातकालीन लाया गया था। इस लड़की के किस्मत ने भी इसका साथ दिया। इसे किसी औरत ने लाकर इलाज करवाया, फिर डॉक्टर किसी आश्रम में छोड़ने के लिए पैसे भी दिए। ये लड़की तो ठीक हो ही गई थी, इसका बच्चा भी स्वस्थ था। शायद इसके पेट में जिसका बच्चा था उसने ही इसे मारने को कहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने इसे सही सलामत किसी आश्रम में छोड़ने के लिए डॉक्टर से कहा। फिर क्या था, उस डॉक्टर ने भी इसका फ़ायदा उठाया, इसकी किडनी बेच दी और किडनी निकालने के चक्कर में इसका बच्चा भी खराब हो गया तो उसे साफ करना पड़ा। उसके बाद उसी रात को डॉक्टर ने आशा को मेरे आदमियों के साथ मेरे यहाँ भेज दिया। फिर क्या था, मैं तो थी ही यहाँ उसे गुमराह करने के लिए। मैंने तुरंत इसे अस्पताल में एडमिट कराया, रोड में पड़ी हुई मिली है यह कहकर झांसे में डलवाया। फिर जब 2 दिनों के बाद इसे अच्छे से होश आया तो मैंने इसे अपनी झूठी कहानी सुना दी। यह तो पूरी तरह से टूटी हुई डरी सहमी सी थी, बस उसका फ़ायदा उठाया। फिर इसे झूठे दिलासे देकर अपनापन दिखाया। उस वक्त आशा को प्यार दुलार ममता की ज़रूरत थी जो मैंने इसे दिया। इसे पूरे 8 महीने मैंने अपने घर में जगह दी, इस पर खर्चे किए। क्या इसी दिन को देखने के लिए कि ये ठीक होकर बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जिए। मैंने थोड़ी ना किसी का ठेका लेके रखा है। शबनम के नाना परसों वो अपने काम में जाने वाली है तो कल हम उसे किसी बहाने से घर पर रोकते हैं। तुम लोग आना और उसे लेकर जाना, ठीक है? शबनम अपने नाना के इसी बात में कहती है, मैं तो अभी ही इस आशा को एक कार बुलवाकर भेज देती। मैंने आधे घंटे पहले उसे उठाया था ताकि उसे दूध में नींद की गोली मिलाकर प्यार से मैं पीने के लिए कहती और सुला देती, लेकिन वो लड़की गहरी नींद में थी तो उठी ही नहीं। मैंने भी सोचा एक दिन और आराम से बेफिक्र सोने देती हूँ, फिर तो रोज रोज इससे बेचैन रहना ही है। शबनम और उसके नाना की उन लोगों से करते हुए सारी बातों को सुनकर आशा समझ जाती है कि ये मासूम बेसहारा लड़कियों को बेचने का काम करते हैं।
आशा देखती है वो आदमी शबनम को एक बैग से निकालकर बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं आधे पैसे आशा को ले जाने के बाद देंगे। इन सब बातों को ख़त्म करने के बाद वे दूसरी बातों में लग जाते हैं। आशा दबे पांव उस छज्जे से नीचे उतरती है, फिर अपने कमरे में चली आती है। उसने काम करके जितने पैसे भी संभाल कर रखे हुए होते हैं उन पैसों को एक रुमाल में बांधकर अपने कमर में अच्छे से रखती है। पैसों के अलावा उसका कुछ और अपना नहीं रहता। उसके बाद वह शबनम के घर से भागने के बारे में दिमाग लगाती है। फिर वह दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर के पास जाकर भगवान को धन्यवाद करती है और उनसे कहती है आप मेरे साथ हो भगवान, मुझे आप पर विश्वास है। आप मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने दोगे, आप आगे कभी भी नहीं। इसलिए तो आज मैंने अपनी आँखों से और अपने कानों से सुना, शबनम की सच्चाई को देखा और सुना। आशा इस बार टूटती नहीं है बल्कि शबनम के धोखे से अपने आप को और मजबूत करती है। अब आशा को अकेला महसूस नहीं होता है। उसे लगता है कि किसी का सहारा उसके साथ है। उसे खुद ब खुद हिम्मत मिलने लगती है। वो अब ना रोती है और ना ही घबराती है। उसका दिल कहता है कि भगवान यहीं कहीं है, मेरे आसपास, मुझे देख रहे हैं। वो अब किसी को भी मेरे साथ गलत करने नहीं देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आशा के दिमाग में चल रहा होता है कि आंगन से निकलकर बाहर का दरवाज़ा खोलकर मैं भाग नहीं सकती। अगर वो लोग अभी जाएंगे उसके बाद शबनम मेरे कमरे में दोबारा मुझे बिस्तर में देखने आएगी और मैं नहीं दिखी तो उन लोगों के पास गाड़ी है, वे मुझे पकड़ सकते हैं। अगर नहीं भी पकड़ पाए तो इतनी रात को अकेले बाहर गलियों में मैं कहाँ भागूंगी। बाहर कोई न कोई शराबी घूमते रहते हैं और भिखमंगे सोए रहते हैं। बहुत मुश्किल है, मुझसे पता नहीं हो पाएगा या नहीं। यह सोचकर वह भगवान का नाम जपती है और कहती है आज मैं करके ही रहूँगी। उसके बाद वो शबनम के घर से उन आदमियों के जाने के का राह देखती है और चुपचाप बिस्तर में आंख बंद करके लेटी रहती है। लगभग 3 बजे वो लोग शबनम के घर से जाते हैं। शबनम आशा को कमरे में देखने भी आती है और आशा को सोए हुए देखकर वापस चली जाती है। देर रात तक शबनम और नाना जगे रहने के कारण गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर आशा उन दोनों को जाकर देखती है। शबनम के कमरे के पास में एक सिक्का गिराकर उसे जांचती भी है, लेकिन सच में वह सो रही होती है। उसके नाना के साथ भी इसी तरह से करती है। वे भी गहरी नींद में रहते हैं। आशा तुरंत ही घर का दरवाज़ा खोलकर दरवाजे को ढकते हुए वहां से फटाफट भाग जाती है। वह दौड़ते दौड़ते शबनम के घर से 2 किलोमीटर दूर आ जाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं। आशा को रास्ते में बहुत से लोग दौड़ते हुए, घूमते फिरते हुए और कसरत करते दिखाई पड़ते हैं। वो रुक कर चलने लगती है। फिर उसे रोड के उस पार पुलिस थाने दिखाई देता है। वह दौड़ते हुए थाने के अंदर घुस आती है। अंदर आने के बाद आशा को 2 बड़े बड़े आदमी बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। शायद उसी रात में एक लड़के का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी लाश थाने में लाई हुई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे थे। सबकी जुबान से कई तरह की बातें निकल रही थी। उस लड़के के घर वालों को पुलिस उसके लाश को घर ले जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसके घर वालों को कई तरह की बातें पुलिस सुनाई जा रही थी। आशा इन दृश्यों को देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से वापस निकलकर आ जाती है। उसे किसी पर भी यकीन करने जैसा नहीं लगता। वह दुपट्टे से अपने चेहरे को ढककर रोड पर आगे बढ़ने लगती है। फिर वो सोचती है अगर मैं अपनी मिक्सचर फैक्ट्री की मालकिन से मिलने जाऊंगी तो मुझे वहाँ 3 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मालकिन वहाँ 3 बजे ही आती है। तब तक शबनम वहाँ से मुझे पता लगा ही लेगी। सोकर उठने के बाद उसका ध्यान और नज़र मुझे ढूंढने पर रहेगा। यह सोचते सोचते आशा आगे जा ही रही होती है तो उसे जोरों से एक मंदिर में भजन कीर्तन होते हुए घंटों की आवाज़ें सुनाई देती है। सुबह के
5 बज रहे थे। आशा अपने आगे रोड के बाईं ओर एक बहुत बड़े मंदिर को देखती है, जहाँ पर सारे भक्तों की भीड़ मेले की जैसी लगी हुई रहती है। आशा को वहाँ से पता चलता है कि आज के दिन में मंदिर में माँ काली की पूजा बहुत धूमधाम से किया जाता है, क्योंकि इसी दिन ही माँ काली का मंदिर बना था और पहली बार इनकी पूजा की गई थी। आशा मंदिर में भक्तों के साथ ही सम्मिलित हो जाती है। मंदिर के अंदर जाने के बाद मंदिर में चारों तरफ से बड़े बड़े दरवाजे खुले रहते हैं। आशा मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से होकर जाती है तो उसे वहाँ अंदर में मंदिर का बड़ा सा धर्मशाला दिखता है। उसे वहाँ पर आने के बाद सारी सुविधाएं दिखाई पड़ती है। मंदिर बहुत बड़े जगह पर बना था, चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था। वहाँ अंदर में पेड़ पौधे, फूल पत्ती, बाग, फुलवारी और छोटा सा तालाब, कई तरह के पक्षी रहते हैं। और वहाँ मंदिर में बहुत से ब्राह्मण पंडित भी अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। आशा अपने मुंह हाथ धोकर वहीं पर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। कुछ घंटों के बाद एक पंडित के पास उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी तुम सुबह से यहाँ पर बैठी हो और परेशान लग रही हो, क्यों, क्या हुआ? आशा उनसे कुछ बोल नहीं पाती। वो सिर्फ इतना कहती है, बाबा यहाँ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, कुछ समय के बाद मैं चली जाऊंगी, मेरा घर बहुत दूर है। आशा की बात जानकर पंडित जी पूजा में चले जाते हैं। बैठे बैठे आशा का 2 घंटा बीत जाता है। पंडित जी पूजा करके आते वक्त भी आशा को अकेले उदास बैठे हुए देख लेते हैं तो उसके पास आकर कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। इतना कहकर वो आशा को अपना घर दिखाते हुए कहते हैं, तुम चाहो तो वहाँ मेरे घर में जाकर बैठ सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे घर में मेरी पत्नी और बेटी भी है। आशा पंडित जी से कहती है, मैं ठीक हूँ बाबा, आपका धन्यवाद। फिर वे पंडित जी चले जाते हैं। आशा को लगता है कि यहाँ पर मुझे अकेले बैठे हुए देखकर आते जाते लोग मुझे बड़े गहराई से देख रहे हैं, इसलिए वह पंडित जी के घर उनकी पत्नी के पास चली आती है। पंडित जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बैठने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी की पत्नी आशा को एक साड़ी देकर नहाने के लिए कहती है। आशा नहा धोकर उनके कहने से पूजा में चली आती है। पंडित जी की पत्नी के साथ पूजा करने के बाद वह भी सबके साथ मिलजुल कर भंडारे वाले भोजन को बनाने में लग जाती है। आशा सूती के चुनरी साड़ी में वहाँ के औरतों जैसी एक दिखती है और तुरंत ही वह सबसे घुल मिल जाती है, इसलिए उसे वहाँ मंदिर में नया कुछ भी नहीं लगता। इसी तरह आशा का वो दिन बीत जाता है। वह शाम को मंदिर में दिए जला रही होती है और सोचती है, अब मैं क्या करूँगी। तभी उसे मंदिर में उसकी मिक्सचर फैक्ट्री वाली मालकिन आती दिखाई देती है। वे आकर वहाँ के पंडित जी से अगले दिन दान पुण्य करने के लिए बातें कर रही होती हैं और शायद किसी काम से कहीं जाने के वजह से माँ काली की पूजा में आज के दिन में वो नहीं आ पाई, इसलिए पछतावा भी करती है। आशा थोड़ी दूर खड़े होकर सब देख और सुन रही होती है। उसके बाद मालकिन की नज़र आशा पर पड़ जाती है। वह तुरंत ही आशा को अपने पास बुलाकर पंडित जी से बात खत्म करने के बाद आशा से पूछती है, तुम आज मंदिर में आई हो इसलिए फैक्ट्री नहीं गई, और वैसे भी तुम क्या करोगी वहाँ जाकर, कल तो तुम्हें काम के लिए दूसरे शहर में जाना ही है। पूछते ही वह आशा से इतनी बात कह देती है। आशा अपनी मालकिन की बात सुनकर उनसे पूछती है, आप भी यहाँ मंदिर की पूजा में हर साल आती हैं? मालकिन कहती है, हाँ हर साल मैं आती हूँ, लेकिन कल फैक्ट्री से आने के बाद मुझे एक काम से दूसरे शहर में रात को ही निकलना पड़ा। फिर सुबह से काम खत्म करने में दोपहर हो गई तो बहुत देर हो गया था, इसलिए मैं आज पूजा में आ नहीं पाई। इसलिए मैंने माँ काली से माफ़ी मांगकर पंडित जी से कल सुबह दान पुण्य करने की बात की है। लेकिन तुम्हें भी मंदिर की सेवा करने का मन था
मंथना शायद इसलिए तुम यहाँ सभी ब्राह्मणों के जैसे वस्त्र में सबके साथ शामिल हो। इतना कहते हुए वो आशा से कहती है, आज रात में मैं शबनम को फ़ोन करने ही वाली थी तुम्हारे नए काम के लिए, लेकिन तुम मिल ही गई हो। तो सुनो, कल सुबह मैं तुम्हें अपने भतीजे के साथ भेजूंगी। दरअसल मेरे भतीजे को भी उसी शहर में कुछ ज़रूरी काम है, तो तुम्हारे लिए ये अच्छी बात है। आज अपने मन में माँ काली का नाम लेकर अपनी मालकिन को आशा सारी बात शबनम के बारे में बता देती है। मालकिन को सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह आशा से कहती है, हमारे आसपास इतने घटिया घटिया लोग रहते हैं, अब तो उसे सीधा मैं पुलिस को सौंपूंगी। फिर मालकिन आशा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। आशा को सही लगता है, वह उनके साथ चली जाती है। आशा की मालकिन पुलिस से शबनम को पकड़ने के लिए कहती है। पुलिस को पता चलता है शबनम और उसके नाना किराए के घर पर रहते थे। उनका अपना घर नहीं था। वे घर छोड़कर भाग गए। शायद उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी। यह सिलसिला भी खत्म हो जाता है। 2 महीने बीत जाते हैं। आशा मेडिकल में काम कर रही होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग 5 में जानते हैं।